प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार जिम्मेदारी निभाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। शुरुआत करते इस वक्त की जो बड़ी खबर है उससे। प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री के तौर पर अपना कामकाज और पदभार संभाल लिया है। देश के नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया है। कल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने यह फैसला लिया और अब जो तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रहलाद जोशी पहुंचे शिक्षा मंत्रालय अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के लिए। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय पहुंचकर यह अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। राहुल गांधी का गृह मंत्री अमित शाह को पत्र है। छात्रों पर कार्रवाई को लेकर यह पत्र उन्होंने लिखा है। राहुल गांधी ने कहा है कि कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने अपने पत्र में पूछा है कि छात्रों के खिलाफ पैलेट गन समेत घातक बल प्रयोग की मंजूरी उन्होंने दी थी, अगर नहीं तो किसने दी थी। सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले वहां जो लोग थे वो कौन थे। राहुल गांधी ने कहा है कि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए। तो पत्र लिखकर गृह मंत्री से तमाम सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों के खिलाफ जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जो घातक बल का प्रयोग हुआ, उसको किसने मंजूरी दी थी। क्या ये गृह मंत्री ने दी थी या फिर किसी और ने? अगर किसी और ने दी थी तो उसकी जानकारी दी जाए। कनिका इसी मुद्दे पर जुड़ रही है हमारे साथ। चलते सीधे कनिका के पास। कनिका, ये सत्र से पहले कल एक बार फिर संसद का सत्र शुरू होने वाला है। पिछले एक हफ्ते में कोई कामकाज, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरह से लग रहा है कि राहुल गांधी ने कल क्या होने वाला है उसकी पृष्ठभूमि इस पत्र के जरिए दे दी है सभी को। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राहुल गांधी लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लगातार पेपर लीक को जो है एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल संसद के सत्र से शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और कहीं ना कहीं आगे कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है उस बात का जो इंडिकेशन है वो राहुल गांधी की ओर से दिया गया है। आपको याद होगा कल शाम को राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि छात्रों की जीत तो हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मांग रखी थी कि प्रधानमंत्री ने अभी तक माफी नहीं मांगी और राहुल गांधी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। इसके अलावा वो लगातार गृह मंत्री से सवाल कर रहे हैं कि जो 20 तारीख को छात्रों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, सिविल यूनिफॉर्म में जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे या नहीं थे, उन लोगों के बारे में वो लगातार होम मिनिस्ट्री से जवाब मांग रहे हैं और साफ तौर पे गृह मंत्री से सवाल कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज उन्होंने गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है जिसमें दो बड़े सवाल जो है वो राहुल गांधी ने पूछे हैं। पहला सवाल ये पूछा है कि जो 20 तारीख को दिल्ली पुलिस ने छात्रों के ऊपर एक्शन लिया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, क्या उसका आदेश गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया था और अगर नहीं दिया गया था तो फिर ये कैसे हुआ। ये पहला सवाल राहुल गांधी का है। दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा है कि जो सिविल यूनिफॉर्म में तमाम लोग जो लाठी चार्ज कर रहे थे वो किसके आदेश पे कर रहे थे, क्या वो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स थे और अगर वो थे तो किसकी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल राहुल गांधी अब लगातार गृह मंत्री को जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तमाम सवाल जो है वो उनसे पूछ रहे हैं और कल भी राहुल गांधी ने शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इसी बात का जिक्र किया था। और दोनों सदनों में अब विपक्ष की रणनीति क्या होगी कनिका, इसको लेकर भी कल एक अहम बैठक होने वाली है। देखिए, बिल्कुल कल सुबह अमूमन 10:30 बजे जो है पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन की बैठक होती है जिसमें आगे की रणनीति चर्चा होती है और कल भी ये बैठक होगी जिसमें तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी बैठक करने के बाद ही फैसला करेगी कि अब आने वाले दिनों में संसद में कौन से मुद्दों को उठाना है। लेकिन फिलहाल कल जिस तरह से बिल पेश होने वाला है उसको लेकर भी ये तय होगा कि आगे कांग्रेस पार्टी और पूरा महागठबंधन की रणनीति क्या होगी। लेकिन फिलहाल अभी पेपर लीक को लेकर जो है तमाम जो मांगे और भी है कांग्रेस पार्टी की, उसको लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार को घेर सकती है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री से जो है जवाबदेही की मांग जो है वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो रणनीति है वो कल सुबह तय होगी जब संसद के सत्र शुरू होने से पहले इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होगी। बिल्कुल, और ये अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि किस तरह से अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है विपक्ष की तरफ से। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर। सीजेपी और छात्रों के आंदोलन खत्म होने पर जारी इस वक्त सियासत है। राहुल गांधी बोले हैं कि हम आगे भी छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि युवाओं और छात्रों की जीत है, इनकलाब का नारा देने वालों की जीत है, कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो कल संसद में बिल है और इसको लेकर क्या रणनीति अब विपक्ष अपनाता है उस पर सभी की निगाह होगी। युवाओं की जीत है,
जो नई पीढ़ी के लोग अपनी मांग को लेकर के आए उसकी जीत है। सरकार को झुकना ही था, सरकार को अंततः झुकना ही था। इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, लोग सड़कों पे आए, पूरे देश भविष्य में सरकारें वो बने जो शिक्षा और परीक्षा और भविष्य नौजवानों का सुधारें। हमारी इश्यूज लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं और हमारा तो नहीं रुकेगा। हम इश्यूज रेज कर रहे हैं और उसको हम करते जाएंगे। मैं अंत में सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं। तो युवाओं का प्रदर्शन तो खत्म हो चुका है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर श्रेय लेने की होड़ अब तेज होती दिखाई दे रही है। इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी के पोस्टर लगे हैं। ये पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगाए गए हैं। उस पोस्टर में अखिलेश यादव, डिंपल यादव की तस्वीरें लगाई गई हैं और युवाओं का आभार जताया गया है। देखिए, ये तस्वीर है, विशेष आभार जताया गया है। तो श्रेय लेने की होड़ दिखाई दे रही है, धन्यवाद पत्र है, युवाओं की हुंकार के नाम से ये पोस्टर्स तमाम लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। और एक तरह से कहा जा रहा है कि कैसे इस पूरे मामले में होड़ लेने की कोशिश है और सियासत इसको लेकर भी गर्म हो रही है। इस्तीफे का श्रेय लेने की जो सियासत है वो भी अब तेज होती दिखाई दे रही है। और उधर असदुद्दीन ओवैसी ने जंतर मंतर पर लंबे समय तक प्रदर्शन करने वाले छात्रों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि छात्रों ने अपने मजबूत इरादों और एकता के दम पर अपनी बात देश के सामने रखी। उन्होंने इसे एकजुटता की ताकत का उदाहरण बताया। साथ ही ऐलान किया कि AIMIM यूपी चुनाव में युवाओं को मौका देंगे। 2027 चुनाव में युवा उम्मीदवार उतारेंगे। 2029 तक देश को 45 से 50 साल का PM मिलने की वो उम्मीद जता रहे हैं। हमारी 65% आबादी की उम्र 35 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। भारत की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। हमारी भी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में नौजवानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार बनाएगी, ताकि वो जाकर आपकी बेबाक तरीके से आपकी नुमाइंदगी करेंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि 2029 का जब चुनाव होगा तो कोई 80 साल का शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि कोई 45-40 साल का नौजवान इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये गुजारिश भी करने आया हूं कि हमारे इस जलसे के बाद कई हमारे मुखालिफिन निकल कर आएंगे और आकर कहेंगे कि ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है, तुमको अल्फाज के अपने समंदर में लेकर तुमको जज्बाती बना देगा, तुम उसकी बात का यकीन नहीं करना। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, अगर मैं जज्बाती बात करता हूं तो मेरा एक एक लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई पर मुबन्नी है। और युवाओं के प्रदर्शन के बाद तरह तरह की मांगे आ रही हैं, तरह तरह की सियासत भी इसको लेकर तेज हो रही है। इस बीच तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने एक नई मांग उठा दी है। चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो कह रहे हैं कि 25 से घटाकर 21 साल कर दी जाए।